1922 15 साल का एक लड़का टोक्यो जापान के एक छोटे से ऑटो रिपेयर शॉप में अपने पहले दिन काम पर आता है। शॉप के ओनर को उस पर डाउट था कि ये लड़का सच में इस काम के लिए बना भी है या नहीं, इसलिए उन्होंने उसे वर्कशॉप साफ करने और अपने बच्चे की देखभाल करने का काम दे दिया। लेकिन उस वक्त किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किसी को इस बच्चे की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर दुनिया बदलने वाला है। कुछ साल आगे जाओ, वही लड़का सोइचिरो होंडा अब दुनिया के सबसे बड़े कार ब्रांड्स के साथ कंपीट कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर भी उसी का था। ये कहानी है एक ऐसे गरीब जापानीज लड़के की जिसे शुरुआत में कोई जीनियस नहीं मानता था, जो कभी छोटे मोटे काम किया करता था, जिसने बेबी सिटिंग तक की थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वही लड़का आगे चलकर एक ऐसी कंपनी बना गया जिसका नाम आज करोड़ों लोग हर दिन सड़क पर देखते हैं। स्टोरी शुरू होती है 1906 में एक छोटे से गरीब विलेज टेनरियो शिजुओका में, माउंट फूजी की तलहटी में। वहीं गीहेई होंडा और उनकी वाइफ ने अपने पहले बेटे सोइचिरो होंडा का स्वागत किया। सोइचिरो के पिता विलेज के लोकल ब्लैकस्मिथ थे, जो साथ में बाइसाइकिल्स भी रिपेयर करते थे। उनकी मां एक अकम्प्लिश्ड वीवर थी। डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस में पले बढ़े सोइचिरो ने बचपन में अपने 5 सिबलिंग्स को हेल्थ इश्यूज की वजह से खो दिया। जब सोइचिरो 8 साल के थे, वो अपनी नॉर्मल रूटीन में नेबरहुड में घूम रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज ने उनका ध्यान खींचा। वो उस आवाज के पीछे गए और सामने था 4 पहियों पर चलने वाला एक अजीब सा मशीन। वो मशीन थी फोर्ड मॉडल टी, और सोइचिरो वहीं रुक गए, बस उसे देखते रह गए। ये पहली कार थी जो मैंने देखी थी। क्या थ्रिल था! मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये खुद अपनी पावर से कैसे चल रही है। और जब वो मेरे पास से गुजरी, बिना सोचे समझे मैं उसके पीछे पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। इस एक्सपीरियंस ने उनकी लाइफ पर ऐसी छाप छोड़ी जिसने मशीन्स के साथ उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने फार्म मशीनरी के ब्लेड्स शार्पन करना सीखा, बाइसिकल्स रिपेयर करना सीखा। हर तरह के इंजन्स और मोटर्स उन्हें फैसिनेट करते थे। लेकिन सोइचिरो का स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगता था। प्रॉपर एजुकेशन परस्यू करने की बजाय उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन अपने पिता के बाइसिकल रिपेयर बिजनेस में मदद करते हुए बिताया। स्कूल में उनकी इंटरेस्ट इतनी कम थी कि ग्रेड्स बेहद खराब आने लगे। एक दिन उन्होंने रबर पीस ढूंढकर अपनी फैमिली का स्टैंप फोर्ज कर दिया, ताकि रिपोर्ट कार्ड पर फादर के सिग्नेचर की जरूरत न पड़े और ग्रेड्स छिप जाए। लेकिन आखिरकार वो पकड़े गए। पनिशमेंट में उन्हें पूरा दिन बिना लंच के घुटनों के बल बैठना पड़ा। 1922 में सोइचिरो की नजर एक मैगजीन एड पर पड़ी, जो टोक्यो बेस्ड आर्ट शोकाई ऑटोमोबाइल सर्विसिंग कंपनी की थी। उन्होंने सोचा, अगर ये सिटी की सबसे पॉपुलर मोटर कार सर्विस है, तो शायद इन्हें नए वर्कर्स की जरूरत होगी। उन्होंने आर्ट शोकाई को लेटर लिखा और किस्मत से उनका सिलेक्शन भी हो गया। 15 साल की उम्र में सोइचिरो ने स्कूल छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और अपने सपनों के पीछे टोक्यो की तरफ निकल पड़े। सुनने में लगता है अब उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। नई सिटी, नया मौका, नया फ्यूचर। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। जिस जॉब के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, वहां पहुंचने के बाद महीनों तक उन्हें इंजन्स छूने तक नहीं दिए गए। कार्स रिपेयर करना तो दूर, उनका काम था बॉस के बच्चे को संभालना, सफाई करना और छोटे मोटे काम करना। मतलब जिस लड़के ने मैकेनिक बनने के लिए सब छोड़ दिया था, वो टोक्यो आकर बेबी सिटर बन गया। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते, लेकिन सोइचिरो होंडा ने नहीं, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें टेस्ट करती है, हमारी पेशेंस चेक करती है। धीरे धीरे साकाकीबारा के ऑटोमोबाइल बिजनेस की डिमांड बढ़ने लगी और आखिरकार उन्होंने सोइचिरो को वही काम देना शुरू किया जिसके लिए वो इतनी दूर अपना घर और स्कूल छोड़कर आए थे। शुरुआत में मियल टास्क से हुई, लेकिन धीरे धीरे वो कंपनी के ट्रस्टेड मैकेनिक बन गए। सोइचिरो की टैलेंट और डेडिकेशन ने ओनर का ध्यान खींचा। साकाकीबारा ने उन्हें अपने अंडर ले लिया और उन्हें सिर्फ मैकेनिकल रिपेयर्स ही नहीं, बल्कि बिजनेस का साइड भी सिखाया। हालांकि उस वक्त कार्स उतनी पॉपुलर नहीं थीं जितनी आज है। कार्स सिर्फ अपर क्लास की लग्जरी थीं और ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स फॉरेन मेड होती थीं। काम के जरिए सोइचिरो लिंकन, मर्सिडीज, डेमलर और कई तरह की मोटरसाइकिल से फेमिलियर हो गए।
उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया, नॉलेज और क्राफ्ट को एक्सपैंड करने में। इसी कंपनी के जरिए सोइचिरो की पहचान मोटर स्पोर्ट्स से हुई। उस वक्त यूरोप, अमेरिका और जापान में मोटर स्पोर्ट्स तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। 1923 में सकाकीबारा ने वर्कर्स की मदद से रेसिंग कार्स बनाना शुरू किया। सोइचिरो भी उन्हीं में से एक थे। उनका पहला मॉडल था 8 डेमलर, जो एक सेकेंड हैंड डेमलर इंजन से बना था। दूसरा मॉडल था द कर्टिस। इसे एक अमेरिकन कर्टिस बाइप्लेन के सेकेंड हैंड इंजन को अमेरिकन कार मिचेल के शैसी पर लगाकर बनाया गया था। ये कार 1924 के 5th जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में रेस करने गई और पहली पोजीशन लेकर लौटी। ड्राइवर थे सकाकीबारा के भाई, लेकिन शॉकिंग बात पता है, उस मोटर कार के इंजीनियर थे सोइचिरो होंडा। सिर्फ 17 साल के इस लड़के के लिए ये सफलता एक नई पहचान बन गई थी और उसी दिन से मोटर स्पोर्ट्स उनका रिलीजन बन गया। 1926 में सोइचिरो को मिलिट्री सर्विस के लिए ड्राफ्ट किया गया, लेकिन मेडिकल एग्जाम्स में पता चला कि वो कलर ब्लाइंड है, जिसके बाद उन्हें आर्मी से खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और काम जारी रखा। 1928 तक सकाकीबारा अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे। हमामात्सु में 8 शोकाई की नई ब्रांच खोलने का प्लान था और उनकी नजर में इस ब्रांच को चलाने के लिए सबसे सही इंसान था उनका यंग अप्रेंटिस। 21 साल की उम्र में सोइचिरो को नई ब्रांच चलाने की जिम्मेदारी मिली। शुरुआत मुश्किल थी। लोग इतने यंग मैकेनिक पर ट्रस्ट नहीं करते थे। सोइचिरो को वो स्क्रैप्स लेने पड़ते थे जिन्हें दूसरे रिपेयर शॉप्स रिजेक्ट कर देते थे। फिर भी उन्होंने अपने पूरे नॉलेज और स्किल के साथ काम किया। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा। 1930 के दशक तक उनकी शॉप एक 1 मैन ऑपरेशन से 30 लोगों की टीम बन चुकी थी। इतना काम बढ़ गया कि उन्हें अपनी वाइफ को भी कंपनी में लाना पड़ा। सोइचिरो ब्रिलियंट मैकेनिक तो थे ही, लेकिन एक प्रोडिजियस रेसिंग ड्राइवर भी थे। अपनी शॉप में उन्होंने हमामात्सु रेस कार बनाई, जिसे उन्होंने 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक ड्राइव किया। एक ऐसा रिकॉर्ड जो जापान में अगले 20 साल तक कायम रहा। लेकिन उस जमाने की रेसिंग आज से कहीं ज्यादा डेंजरस थी। जून 1936 में एक ऐसा हादसा हुआ जहां वो मरते मरते बचे। टोक्यो के आउटस्कर्ट्स में रेस के दौरान उनका सीरियस क्रैश हुआ। सोइचिरो लगभग मर गए थे। उनका लेफ्ट आर्म फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया, यहां तक कि उनका चेहरा भी बुरी तरह डैमेज हो गया था। उन्होंने कई मंथ्स हॉस्पिटल में बिताए और सिर्फ 4 मंथ्स बाद वो फिर से रेस ट्रैक पर लौट आए। लेकिन फैमिली खुश नहीं थी। वाइफ और फादर के साथ कई आर्ग्यूमेंट्स हुए और उसके बाद सोइचिरो ने कभी रेस नहीं की। 1936 तक सोइचिरो रिपेयर वर्क से थक चुके थे। वो अब आगे बढ़ना चाहते थे, कार पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। उन्होंने 8 शोकाई की हमात्सु ब्रांच को एक अलग कंपनी में कन्वर्ट करने का प्रपोजल रखा, लेकिन शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया। उन्हें लगा रिपेयर शॉप से ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, फिर नई गैम्बल क्यों लें? तो सोइचिरो ने खुद की कंपनी बना ली, टोकाई सेइकी हेवी इंडस्ट्री, जो पिस्टन रिंग्स मैन्युफैक्चर करती थी। उन्होंने अपने करीबी दोस्त शिचिरो कातो को उसका प्रेसिडेंट बनाया। सोइचिरो और कातो ने मिलकर 8 पिस्टन रिंग रिसर्च सेंटर शुरू किया। दिन में सोइचिरो हमामात्सु ब्रांच पर काम करते और रात में पिस्टन्स डेवलप करते। लंबे समय तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया। उन्होंने इतना काम किया कि उनका वेट कम हो गया, चेहरा बिल्कुल इमेसिएटेड लगने लगा। वो खुद एक अलग इंसान जैसे दिखने लगे थे। कई फेलियर्स के बाद सोइचिरो ने हमामात्सु इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम स्टूडेंट बनकर मेटलर्जी सीखने का फैसला किया। 1939 में आखिरकार उन्होंने एक सक्सेसफुल वर्किंग पिस्टन बना लिया। कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने 8 शोकाई की जॉब छोड़ दी, ब्रांच ट्रेनीज को सौंप दी और फुल टाइम अपनी नई कंपनी पर फोकस करना शुरू कर दिया। प्रोडक्शन शुरू हुई, लेकिन पिस्टन्स अभी भी फ्लॉड थे। टोयोटा ने कांटेक्ट किया। 50 पिस्टन्स सबमिट किए गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही टोयोटा के स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरे। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन सोइचिरो ने हार नहीं मानी। वो पूरे जापान में घूमे, स्टील मेकिंग कंपनीज और यूनिवर्सिटीज में जाकर अपनी नॉलेज इंप्रूव की। फिर उन्होंने एक और कोशिश की और इस बार रिजल्ट इनक्रेडिबल था। नए पिस्टन्स न सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल पास कर गए,
बल्कि पूरे देश से ऑर्डर्स आने लगे। कंपनी में 2000 लोग काम करने लगे। लेकिन फिर 1941 में जापान पैसिफिक वॉर में शामिल हो गया। सोइचिरो की कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई। अगले साल टोयोटा ने कंपनी की 45% इक्विटी ले ली। सोइचिरो प्रेसिडेंट से सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। मेल एम्प्लॉइज मिलिट्री के लिए ड्राफ्ट होने लगे। कंपनी स्ट्रगल करने लगी। 1944 में एयर रेड सायरेंस लगातार बजने लगी। हमामात्सु पर डायरेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। अगस्त 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया और सोइचिरो के पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था। वॉर के बाद सोइचिरो ने अपनी कंपनी के बचे हुए हिस्से को टोयोटा को 4,50,000 येन में बेच दिया। उन्होंने सबको पब्लिकली कहा, मैं कुछ समय का ब्रेक लेना चाहता हूं ताकि सोच सकूं कि आगे क्या करना है। उस वक्त जापान पूरी तरह रूइंस में बदल चुका था। वॉर खत्म हुए सिर्फ 1 साल हुआ था, लेकिन देश इकोनॉमिक मेलोडाउन से गुजर रहा था। फूड की शॉर्टेज, क्लोथ्स की शॉर्टेज, शेल्टर की शॉर्टेज, हर चीज रेटेंड थी। यहां तक कि सोइचिरो के पास मार्केट जाने के लिए भी इनफ गैसोलीन नहीं थी। एक दिन उन्हें एक छोटा जनरेटर इंजन मिला, जापानीज इंपीरियल आर्मी का इंजन, जिसका इस्तेमाल वॉर के दौरान वायरलेस रेडियोस को पावर देने के लिए होता था। सोइचिरो उस इंजन को देखकर फैसिनेटेड हो गए। उन्होंने उसे खोलकर समझना शुरू किया कि वो काम कैसे करता है, और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या होगा अगर इस इंजन को एक बाइसिकल से अटैच कर दिया जाए? ये आइडिया पूरी तरह नया नहीं था। यूरोप में मोटर को बाइसिकल्स पर अटैच करना पहले से कॉमन था। कुछ मॉडल्स जापान में भी आए थे, लेकिन सोइचिरो जानते थे उस समय जापान को सबसे ज्यादा जरूरत थी चीप ट्रांसपोर्टेशन की। 1946 में उन्होंने अपना पुराना वेयरहाउस इस्तेमाल करके होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, सिर्फ एक पर्पस के लिए, ऐसी मोटर बाइक्स बनाना जो आम लोग अफोर्ड कर सकें। सिर्फ 12 लोगों की छोटी सी टीम के साथ उन्होंने पुराने इंजन्स और स्पेयर पार्ट्स जोड़कर एक मोटरिस्ट बाइक बनाई, और ये बाइक्स इंस्टेंट हिट बन गई। देश भर से ऑर्डर्स आने लगे, लेकिन जल्द ही यूज्ड इंजन्स खत्म होने लगे। तो सोइचिरो ने फैसला किया, अब अपना इंजन खुद डिजाइन करेंगे। 1947 में ताइपे इंजन तैयार हुआ और पहली बार किसी मशीन पर होंडा नाम लिखा। 1948 में होंडा मोटर कंपनी की ऑफिशियल फाउंडेशन रखी गई। इनिशियल गोल सिंपल था, ऐसी मोटरसाइकिल्स बनाना जिनसे जापानीज वर्कर्स आसानी से काम पर जा सके। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए थे। सोइचिरो ने जापान के सभी 18,000 बाइक शॉप ओनर्स को एक ओपन लेटर लिखा। 18,000 में से करीब 3,000 लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और कंपनी में इन्वेस्ट किया। 1 साल बाद कंपनी की पहली कंप्लीट मोटरसाइकिल लॉन्च हुई, मॉडल डी। लेकिन मॉडल डी बड़ी और हैवी थी। लोगों ने उसे उतना पसंद नहीं किया। सोइचिरो खुद भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने मोटरसाइकिल को फिर से खोल दिया, दिन रात काम किया, उसे स्मॉलर, लाइटर और बेटर बनाने की कोशिश की। 3 साल की लगातार ट्रायल एंड एरर के बाद एक नई मोटरसाइकिल तैयार हुई। नाम रखा गया सुपर क्यूब, और सुपर क्यूब इंस्टेंट हिट बन गई, इतनी सक्सेसफुल कि उसे एम्परर्स प्राइज तक मिला। इसी दौरान सोइचिरो की पार्टनरशिप इन्वेस्टर टेको फुजिसावा से हुई। फुजिसावा ने कंपनी को कैपिटल दिया, फाइनेंशियल प्लानिंग दी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज दी, और यही पार्टनरशिप आगे चलकर होंडा मोटर कंपनी की असली फाउंडेशन बनी। 1958 में सुपर कब अमेरिका पहुंची। उसकी कीमत थी सिर्फ $295, जो अमेरिकन मोटरसाइकिल्स की कीमत का लगभग 1/4 था। अपनी स्मार्ट मार्केटिंग और रिलायबल इंजीनियरिंग की वजह से सुपर कब ने ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन जैसी कंपनीज को उनके अपने मार्केट्स में आउटसेल कर दिया। इसी दौरान सोइचिरो ने अपने मोटरसाइकिल ब्रांड को रेसिंग वर्ल्ड में भी उतार दिया। उस समय रेसिंग सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं थी, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए दुनिया को अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी दिखाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। सोइचिरो दुनिया भर में रेस देखने जाते थे, कंपटीटर्स की मोटरसाइकिल्स को स्टडी करते थे, एग्जामिन करते थे, और जब भी कोई कंपटीटर नया बेंचमार्क सेट करता, होंडा उस मशीन को घर ले जाकर उसे सरपास करने की कोशिश करता।
यही एटीट्यूड होंडा को 1954 की पहली इंटरनेशनल रेस की डिसअपॉइंटिंग फिनिश से उठाकर 1959 के आइल ऑफ मैन टीटी के मैन्युफैक्चरर्स टीम प्राइस तक ले गया। आइल ऑफ मैन टीटी दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस मोटरसाइकिल रेस मानी जाती थी और सिर्फ 2 साल बाद होंडा ने वही रेस फिर जीत ली। रेस ट्रैक पर मिली सक्सेस ने होंडा का नाम दुनिया के मैप पर डाल दिया। 1960 के दशक तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। 1949 में होंडा ड्रीम लॉन्च हुई थी और 1968 तक कंपनी 10 मिलियन मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस कर चुकी थी। लेकिन सोइचिरो के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बनना काफी नहीं था। उनका एक और बड़ा सपना था जो उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में देखा था, कार्स बनाना। जब सोइचिरो ने अनाउंस किया कि होंडा अब कार्स बनाएगी, बहुत लोगों ने उन्हें वार्न किया। लोगों ने कहा, यह बहुत रिस्की है, मोटरसाइकिल्स तक ही रहो। उस वक्त जापान में पहले से निसान, टोयोटा और कई एस्टैब्लिश्ड कंपनीज मौजूद थीं। यहां तक कि जापानीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, देश को एक और कार मैन्युफैक्चरर की जरूरत नहीं है। लेकिन सोइचिरो होंडा ने किसी की नहीं सुनी। 1963 में होंडा ने अपना पहला ऑटोमोबाइल लॉन्च किया, T360 मिनी ट्रक, एक छोटा लेकिन रिलायबल पिकअप ट्रक। अनफॉर्चुनेटली ये मिनी ट्रक ज्यादा सफल नहीं हुआ। उसके बाद आई S500, होंडा की पहली एवर स्पोर्ट्स कार, 2 डोर रोडस्टर, 4 स्पीड ट्रांसमिशन और लगभग 80 मील प्रति घंटा की टॉप स्पीड, स्मूथ, स्टाइलिश और इजी टू ड्राइव। लेकिन इसकी सिर्फ 1300 यूनिट्स बनी। आज भी ये होंडा की सबसे रेयर कार्स में गिनी जाती है। मोटरसाइकिल्स की तरह होंडा ने कार्स को भी रेसिंग वर्ल्ड में उतारा। होंडा RA271 ने 1964 बेल्जियन ग्रां प्री में फॉर्मूला 1 डेब्यू किया और सिर्फ 1 साल बाद 1965 मैक्सिकन ग्रां प्री में होंडा की सक्सेसर कार RA272 ने फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया। लेकिन कार मार्केट में कॉम्पिटिटर्स से compete करना अभी भी आसान नहीं था। इसलिए होंडा ने रेसिंग से थोड़े समय के लिए ब्रेक लिया और फोकस किया एक ऐसी कार बनाने पर जो आगे चलकर ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल कार्स में से एक बनी, होंडा सिविक। 1972 में डेब्यू हुई सिविक अगले कुछ सालों में दुनिया की सबसे पॉपुलर कार्स में बदल गई। खास तौर पर यूरोप और अमेरिका में इसकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह थी 1970 के दशक का ऑयल क्राइसिस। पूरी दुनिया फ्यूल शॉर्टेज से जूझ रही थी और उसी समय सोइचिरो ने एक नया फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया, कंपाउंड वॉर्टेक्स कंट्रोल कंबस्शन यानी CVCC। इस टेक्नोलॉजी की मदद से लोग कम फ्यूल में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते थे। होंडा सिविक ने पोल्यूशन प्रॉब्लम को भी सीरियसली एड्रेस किया। उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल किया गया, जिसे उस समय बाकी बड़े ऑटोमेकर्स अभी उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। शायद अमेरिकन्स ने सिविक नेसेसिटी की वजह से खरीदी थी, लेकिन जिस कार ने सच में गेम बदल दिया वो थी होंडा अकॉर्ड। पहले एक कॉम्पैक्ट हैचबैक के रूप में लॉन्च हुई, फिर सेडान मॉडल्स तक एक्सपैंड हुई। फ्यूल एफिशिएंट, ज्यादा कंफर्टेबल, वाइडर इंटीरियर और परफेक्ट फैमिली कार फील। होंडा अकॉर्ड आगे चलकर ऑटोमोटिव हिस्ट्री की बेस्ट सेलिंग सेडन्स में से एक बन गई। 1980 के दशक की शुरुआत तक होंडा मोटर कंपनी जापान की तीसरी सबसे बड़ी कार प्रोड्यूसर बन चुकी थी और दशक खत्म होते होते वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। सोइचिरो होंडा 1973 में ऑफिशियली रिटायर हुए। 5 अगस्त 1991 को उनका निधन हो गया। उन्होंने एक बार खुद कहा था, जब मैं अपने काम को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में मिस्टेक्स, ब्लंडर्स और सीरियस ओमिशंस के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व है, क्योंकि मेरी हर गलती, हर फेलियर कभी भी एक ही वजह से दोबारा नहीं हुआ। आज होंडा सिर्फ मोटरसाइकिल्स और कार्स तक सीमित नहीं है। कंपनी जेट्स बनाती है, बोट इंजन्स बनाती है, पावर इक्विपमेंट बनाती है, रोबोट्स बनाती है
और आज भी दुनिया की सबसे इनोवेटिव इंजीनियरिंग कंपनीज में गिनी जाती है। सोइचिरो होंडा के पास शुरुआत में ना पैसे थे, ना डिग्री, ना रिसोर्सेस, और कई बार तो उनके पास दोबारा शुरू करने की वजह भी नहीं बची थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हर फेलियर को एक नई मशीन की तरह खोला, समझा और बेहतर बनाया। शायद यही वजह है कि आज होंडा सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये प्रूफ है कि एक छोटे विलेज का लड़का भी दुनिया बदल सकता है। अगर आपको ऐसी अनटोल्ड बिजनेस स्टोरीज, इंस्पायरिंग फाउंडर्स और सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली स्टोरी शायद इससे भी ज्यादा अनबिलीवेबल हो।